मैं तुषार अतुड़ी आप सभी लोगों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन का पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जिसके थ्रू वो असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पद पे उसका चयन हुआ है। इसके पीछे जो स्ट्रगल है वो बहुत आसान नहीं रहा, उसका पाथ बहुत स्ट्रगल थी उसके पीछे। तो वो स्टोरी मैं चाहता हूँ कि वो अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाए कि उससे कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई व्यक्ति उससे मोटिवेट हो या उसको डायरेक्शन मिले, जैसे मुझे भी मिली। उससे काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं उससे। वो कैमरे पे नहीं आना चाह रही थी, पर मैंने उसको बहुत मुश्किल से मनाया है कि कैमरे पे आ और अपनी स्ट्रगल बता, क्योंकि उसके लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ नहीं था। हम मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोगों को हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल करना पड़ता है। चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रगल रहती है। तो उसका भी सेम था, उसने हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल रही। कुछ स्ट्रगल मैं देख पाया, पर ज़्यादातर पढ़ाई उसकी हॉस्टल्स पे ही हुई है। तो मैं भी उस स्ट्रगल का उतना ज़्यादा पार्ट नहीं रहा, जो मैं उतना देख नहीं पाया। तो आगे वही बताएगी अपने स्ट्रगल्स को। और इस वीडियो के लास्ट पे मैंने उसके टीचर्स का अनुभव उसके साथ जो रहा वो भी डाला है, और उसके दोस्त जो इस जर्नी का पार्ट रहे उनकी फुटेजेस भी डाली है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिता रतूड़ी है। मुझे ये नहीं पता कि मेरी जर्नी से आपको सुनने से आपको कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या फिर मैं आप लोगों को प्रेरणा दे सकूँगी कि नहीं सकूँगी। पर मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू अपनी जर्नी बता, तो इसलिए मैं आप लोगों को के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी पूरी जर्नी उतनी ईमानदारी से बताऊँ जितनी वो ईमानदारी से मेरी जर्नी रही है। हर एक इंसान को मैं अपनी जर्नी में धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जर्नी खाली मेरी ही नहीं, जो ये सक्सेस मुझे मिली है वो खाली मेरी वजह से तो वो 1% है खाली। इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं हर एक इंसान को याद कर सकूं और उनको याद करके बोल सकूं कि इन इन को मैं ये मिली थी और इन इनसे मुझे प्रेरणा मिली। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैं रुद्रप्रयाग रतूड़ा की रहने वाली हूँ। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि मैं रतूड़ी हूँ, रतूड़ा की रतूड़ी। मेरा जन्म गोपेश्वर में हुआ है। मेरे पापा राज्य सरकार में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो जो मेरा जन्म गोपेश्वर में हुआ है, उसके बाद मैं चंपावत आई। जब जितना मुझे याद है, तो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से जो मैंने स्कूलिंग की है वो एबीसी अल्मा मैटर में की है। उसके बाद मुझे मेरा सिलेक्शन नवोदय में हुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय। मुझे ये दिन अभी मुझे वो पल भी याद है कि गौरव चौड़ के मैदान में मैं बैठी थी, और वहाँ सबसे प्यारी जो बिल्डिंग लगती थी वो नवोदय की रहती थी। तो हम खाली ऐसे बैठ के देखते थे कि ये तो बड़ी सुंदर बिल्डिंग है, मुझे यहाँ रहना, यहाँ जाना है। और मेरा वो सपना भी साकार हुआ। मेरा दोनों नवोदय में हुआ था सिलेक्शन, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी और राजीव नवोदय विद्यालय में भी। मैंने अपनी 6th से लेकर 12th तक की स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत से की है। पापा मम्मी लोग पहले चंपावत में ही थे, पर 8th क्लास के बाद पापा का ट्रांसफ़र टिहरी हो गया था। तो मैं वहाँ अकेले रही, अकेले मतलब हॉस्टल में ही रहते थे। पर हॉस्टल में सारी सुविधाएं थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और मुझे मम्मी पापा की कमी कभी महसूस हुई भी नहीं, सच बताऊं तो। ना मुझे स्कूल के किसी टीचर ने वो कमी महसूस होने दी, और ना मुझे मेरी मौसी और भैया ने वो कमी महसूस होने दी। मेरी मौसी, मैं आपको अपनी मौसी के बारे में थोड़ा बता दूं। मेरी मौसी श्रीमती दयानाथ, उन्होंने मेरे लिए जितना किया है उतना कम है। उन्होंने, मौसा जी ने, उनकी पूरी फैमिली ने, पर मौसी से मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव है। मुझे अभी भी याद है, एक दिन मैं खाली बैठी हुई थी। उस दिन त्योहार था, मुझे ये नहीं पता कौन सा त्योहार था। तो सबके गार्जियन आ रहे थे। मतलब बेसिकली नवोदय में ऐसा होता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मम्मी पापा लोग आते हैं मिलने के लिए बच्चों को। तो हम हमेशा हमें याद, मतलब हमेशा हम इंतजारी करते रहते हैं कि आज मम्मी पापा आएंगे। पर मुझे तो ये पता है कि मम्मी पापा बहुत दूर है, तो वो आएंगे नहीं। पर फिर भी मेरे दिमाग में था, काश मेरी मौसी आती और आलू के पराठे लेकर आती। तभी मुझे पीछे से आवाज आई कि पूनम, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी मौसी थी। और सच बताऊं तो आलू के पराठे ही थे। तो मैं, अब ये तो मैंने आपको बहुत छोटी सी चीज बताई है, मतलब मैं उन्होंने जितना मेरे लिए किया है कोई भी सगा नहीं कर सकता था।
वो मेरी वैसे तो पड़ोसी थी खाली, मतलब मम्मी के पहले जहाँ हम रहते थे वही बगल में रहती थी, तो धीरे धीरे बोलचाल में मौसी मौसी बोला, पर वो कब खून से भी बड़ा रिश्ता बन गया वो हमें भी नहीं पता। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो कि बहुत मतलब ऐसी चीज है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभार। मतलब मेरी बहुत ही गंदी तबीयत खराब हो गई थी नवोदय में, और रात का टाइम था। रात का टाइम था, गार्जियन भी बहुत दूर थे, तो मैम लोगों ने मम्मी लोग को कॉल किया कि इसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है, अगर आप ले जा सकते हो तो ले जाइए। तो उस समय रात को मेरी मौसी मुझे लेने आई। अब मौसी पूरा गौरव चौड़ जो बोलते हैं वो मुझे लेने के लिए आया था, क्योंकि वो अकेले, बहुत रात थी तो वो अकेले आ नहीं सकते थे, तो मतलब उस समय मुझे लेने आए और मैं फिर उनके साथ रही, उन्होंने मेरी तबीयत ठीक किया, जो भी किया। पर रात के टाइम पे किसी का भी आना, मतलब मैं, मेरे लिए क्या किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटी सी बातें बता रही हूँ मैं मौसी के बारे में। मौसी ने मतलब अभी भी मैं बोलती हूँ मौसी, सोच के मुझे वही याद आती है। दूसरा नाम मैं बोलना चाहूंगी, श्री संजीव रावत जी। मतलब मैं नाम क्या, मैं तो नाम ऐसे बोलती भी नहीं हूँ, मैं तो संजू भैया बोलती हूँ उनको। वो मतलब उन्होंने भी, मैं क्या ही बोलूं, कभी भी संडे को आ जाते थे और इतना सारा सामान लाते थे। कभी उनको पता था मुझे केक पसंद है, केक लाते थे, इतने सारे सामान, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। पापा लोगों से ज्यादा सामान आता था मेरा। सब यही बोलते थे मुझसे कि पूर्णिता तेरे पापा मम्मी तो बहुत दूर है पर तेरा सामान सबसे ज्यादा आता है। तो हर संडे को कभी, मतलब मुझे लगा ही नहीं मेरे पापा मम्मी दूर है, आ जाते थे। और मेरे को बीच में 11th में और 10th में शायद 2 बार पीलिया भी हुआ है, तो मैं उन्हीं के पास रही, उन्हीं के घर में मैंने खाना खाया, उन्हीं, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरा घर नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग मुझे मेरी पूरी जर्नी में मिले जिनको मैं क्या बोलूं, मतलब वो ऐसे भगवान के जैसे मुझे मिले हैं, और उन्हीं ने मुझे पार करवाया है सारे रास्ते। स्कूल के अंदर के लोगों ने भी, मैं बोल रही हूँ ना, माँ बाप की कमी कभी नहीं खलने दी। जैसे मेरी पीटी मैम श्रीमती कमला परवाल मैम, उनको तो मैं अभी भी याद करती हूँ। अभी भी जब रिजल्ट आया तो मैंने उनको सीधे, मतलब मेरे पास उनका नंबर नहीं था पर कहीं से नंबर मांगा, मैंने उनको बताया कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, बहुत खुश हुई। तो मैम थी, मैम मैम डांटती हुई मुझे बहुत थी, बहुत डांटा है, बहुत। वो क्या है, पहले पहले मुझे लगता था मैम कितना डांटती है मुझे, मैम मुझे पसंद नहीं करती है शायद, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैम तो मुझे ऐसा इतना पसंद करती है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैम ने मुझे कभी भी मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। डांटती भी उतना ही थी, जब तबीयत खराब होती थी तो वो उतना ही प्यार भी करती थी, हर चीज बोलती थी। मतलब मैं एक बार, हम लोग गेम्स में गए थे, मेरा पहले क्लस्टर में हुआ था, तो हम लोग गए थे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद मेरा रीजनल में हो गया था मेरठ में। मैं हैंडबॉल खेलती थी, तो हैंडबॉल में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे याद है कि मैंने मैम को बोला था, मैम उसके बाद ना, उसके बाद वेकेशन शुरू हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैम मुझे घर जाना है, और मैं वहीं से, पापा मेरे को मेरठ लेने के लिए आ जाएंगे, घर जाना है मुझे। तो मैम ने पता है क्या किया, मैम ने मेरी दोस्तों को कॉल करके बोला कि उसके सारा सामान, जितने जो जो सामान उसको घर में चाहिए होगा पूरा पैक करके दो, मैं उसका बैग, मैम को भी आना था, मैं उसका बैग लेकर जा रही हूँ। तो मैम ने मेरा पूरा सामान लेकर मेरठ आई कि मैं घर जा रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत ना आए, घर में सारे सामान पहुंच जाए। तो ऐसा भी मुझे नहीं लगता कोई करेगा इस जमाने में, इस जमाने के, उस जमाने में भी कोई करेगा। तो पर मुझे, मतलब भगवान ने, मैं तो बोलूंगी कि मेरी मेरी पूरी जर्नी में भगवान का इतना बड़ा हाथ है कि भगवान ने मुझे ऐसे ऐसे लोग छाट छाट के दिए हैं जिनका मैं कभी भी कर्ज क्या मैं उतार ही नहीं सकती हूँ। बस यही कर सकती हूँ कि आगे किसी और की हेल्प कर सकूं। दूसरा धर्म सत्तू सर, हिंदी के, हम तो मतलब हम किसी को ऐसे नाम के उससे नहीं बोलते थे, हम हमेशा बोलते थे कि सर, पीटी सर हो गए, पीटी मैम हो गई, इंग्लिश मैम हो गई और क्या बोलते, हिंदी सर हो गए। तो ऐसे ही धर्म सत्तू सर भी थे, उन्होंने भी मतलब कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे प्रिंसिपल सर श्रीमान जेसी गुप्ता सर, तो उन वो और उनकी पूरी फैमिली, मैंने तो उनके घर में जाके पूरी भी खाई है, छोले पूरी भी खाई है, सर से डांट भी खाई है। उनकी मैम, जो उनकी वाइफ मम्मी की फ्रेंड थी, तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे काफी बुलाती थी।
तो मैं उनके घर में भी खाना खाया है। सर ने भी कभी, सर स्ट्रिक्ट बहुत बहुत थे, सर ने कभी मुझे ऐसा फेवर नहीं किया कि जानते हैं, पर सर मतलब बिल्कुल गार्जियन की तरह, मतलब स्ट्रिक्टनेस की से सारा काम करवाते थे। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो नवोदय विद्यालय ने मुझे जो दिया है वो मैं अभी तक लेती आ रही हूँ। मतलब लगन से काम करना, हर एक मेरे टीचर ने और मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ हमेशा से सिखाई है कि कहीं भी गलत हो रहा है ना तो सीधे बोलो। कुछ भी तुम्हें गलत लग रहा है, चाहे वो तुम्हारा बड़ा ही कर रहा है, चाहे वो कितना बड़ा हो, पर उसके सामने सीधे बोलो कि ये गलत है। तो और नवोदय ने भी मुझे यही सिखाया था। तो मुझे इस वजह से मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ, अगर जो चीज गलत है तो गलत है, और मैं हमेशा मैं चाहती थी कि मैं जो चीजें सही हो, जो मुझे संस्कार दिए गए हैं वो ही मैं फॉलो करूं, ईमानदारी से अपना काम करूं। और उस ईमानदारी ने, मुझे लगता है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। ईमानदारी, लगन, जो कि मुझे नवोदय ने सिखाया है। आगे चलते हैं। मैंने इसके बाद अपना ग्रेजुएशन VCSG UUHF भरसार से किया है, जो पौड़ी में है। वहाँ भी वो 4 साल भी मेरे बहुत ही क्रूशियल रहे। अच्छा, मैं आपको सबसे बड़ा पार्ट बताती हूँ। हॉर्टिकल्चर, मतलब मैंने इसका एग्जाम दिया था, तो इसमें 2 चीज चुननी थी, एक हॉर्टिकल्चर, एक फॉरेस्ट्री चुननी थी। तो मेरा क्या था, मेरी जो रैंक आई थी, पहले मुझे मिल रहा था फॉरेस्ट्री। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा, मेरी ना रैंक थोड़ी अच्छी आई, अगर मैं फॉरेस्ट्री को छोड़ दूंगी तो मुझे हॉर्टिकल्चर मिल जाएगी। पर पापा ने बोला तू देख ले, तुझे जो करना है। फिर मैंने बाद में ड्रॉप कर दिया। तो पापा को डर लग गई। पापा ने सीधे बोला कि तू ना घर की ना घाट की रही करके, इस टाइम डर लग गई होगी। मतलब मैंने क्या किया, मैंने उसको ड्रॉप, जब मुझे फॉरेस्ट्री मिल रही थी तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, जो कि मुझे वुमेन की सीट से मिल रही थी फॉरेस्ट्री। मुझे ऐसा लगा कि हॉर्टिकल्चर में ज्यादा स्कोप है, और मेरे दिमाग में पहले से ही था कि उत्तराखंड जो है वो 80% लगभग हिली एरिया है, तो हॉर्टिकल्चर का स्कोप ज्यादा है। और मुझे पहले से ही उत्तराखंड की तरफ बहुत ज्यादा लगाव था। मुझे मतलब था कि उत्तराखंड में ही मेरी जॉब लगे और मैं हॉर्टिकल्चर के संबंध में कुछ करूं। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था फॉरेस्ट्री के टाइम पे। फिर लकीली मुझे हॉर्टिकल्चर मिल गया जनरल की सीट से। तो मुझे इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर मिला है, नहीं तो मुझे फॉरेस्ट्री मिलता। तो मैं भरसार में गई। भरसार में भी 4 साल रहे मेरे। भरसार के भी गुरुजनों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने भी मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। पता चला मुझे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वहाँ से मुझे पता चला कि पंतनगर के लिए पेपर निकाला जा सकता है। तो हमने फिर MSc के लिए पेपर निकाला, मतलब उसके लिए पढ़ाई की। उस दौरान जो मुझे मेरा जो सपोर्ट सिस्टम बना, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्रदीप। उसने मेरा हमेशा हर उसमें साथ दिया। मेरे साथ बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रही कि अच्छी नहीं रहती थी सिचुएशंस। काफ़ी टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रगल का सामना करना, वो तो सबको करना पड़ता है खैर, कि मुझे मन किया कि मैं छोड़ दूं बहुत सारी चीज़ें। तो पर वो ऐसा व्यक्ति है कि उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, कि तू कर तो सही, तू कर सकती है, इस तरीके की। और वो हमेशा बोलता था कि तू पढ़ यार, कि तू पढ़ेगी, तू निकलेगी, वो बोलेगा तेरे लिए, और तेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो वो मेरा उस समय का अभी तक ऐसा दोस्त है कि जिसको मैं आंखें बंद करके जिस पे यकीन कर सकती हूँ, और वो अभी तक मुझे सपोर्ट करता है। फिर मैं पंतनगर में आती हूँ। पंतनगर में स्टार्टिंग में बहुत सही लगा मुझे, अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। पहले तो मुझे लगा भूल भुलैया में आ गई हूँ मैं तो यहाँ खो जाऊंगी, क्योंकि भरसार था बहुत छोटा, पंतनगर था बहुत बड़ा। तो पहले तो मेरे पापा को बोला, पापा मैं ना जा रही हूँ यहाँ से, मैं नहीं रह पाऊंगी ऐसी जगह में। पर फिर मैं रह गई। और मुझे लकीली लास्ट सीट में फ्रूट मेरी रैंक शायद, जहाँ तक मुझे याद है, 16th आई थी, और मुझे लास्ट सीट में फ्रूट साइंस मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने फ्रूट साइंस में अपना MSc किया। और MSc के दौरान सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे एक पिता के समान गुरुजन मिले, जो कि है डॉक्टर PN राय सर, जिनका मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरी पूरी जर्नी में ऐसे ऐसे लोग भगवान ने मुझे दिए हैं कि मैं उनके लिए कुछ, मतलब भगवान ने ऐसे रखे हैं कि हाँ ये करेंगे इसके लिए। तो एक मुझे ऐसी इंसान मिले, डॉक्टर PN राय सर,
इन्होंने पहले तो मुझे बहुत डर लगती थी इनको देखकर, पहले मुझे सच में बहुत डर लगता था, मैं सोचती थी कैसे एडवाइजर है, क्या है वो है। पर बाद में मुझे इन्होंने जो गाइडेंस दी, इन्होंने जो मेरे लिए किया, वो मैं क्या बताऊं, वो तो जितना पापा कर सकते हैं उतना ही, उससे कम नहीं। उन्होंने और एमएससी के दौरान ही मेरे दिमाग में डालते थे सर कि देखो तुमने इतने अच्छे स्कूल से पढ़ा है, नवोदय विद्यालय से पढ़ा है, तो तुम करो पीसीएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो। और मुझे होता था अरे क्या पढ़ना है, मैं मतलब मेरे को इस तरह पे पहले था, कभी सोचा होगा मैंने, पर धीरे धीरे दिमाग से निकल जाता है और अपने आप पे हम यकीन भी नहीं करते। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना टफ एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर मेरे टीचर मतलब पीएन राय सर हमेशा बोलते थे, और इवन वो तो उन्होंने ये तक स्टार्ट कर दिया था कि मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते थे, ये बताओ कि आज न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा तुमने, प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हैं, ये सारी चीजें ऐसे पूछते थे। तो मुझे ना डर लगती थी कि अब वो आज पता नहीं क्या नया पूछ लेंगे, तो इस वजह से ना मैंने तैयारी शुरू की। तैयारी क्या मतलब खाली इतनी तैयारी कि वो जो मुझसे पूछे मैं बता दूं। या फिर कभी कभी वो ऐसा करते थे कि क्वेश्चन बोलते थे कि ये क्वेश्चन तुम मुझे कल बताना, तो उसका मैं पूरा पढ़ती थी कि मैं इस तरीके से पढ़ती थी कि मैं उनको पढ़ा मतलब बता सकूं। तो इस वजह से उन्होंने मेरा थोड़ा रुझान डाला कि हाँ, तो मुझे भी धीरे धीरे समझ में आया कि ये कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पॉलिटी कितना इंटरेस्टिंग है। तो धीरे धीरे फिर मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया, एमएससी लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद ये होता है कि मेरा बायर्स में एक कंपनी में भी हो जाता है सिलेक्शन। पर सर चाहते थे, और कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी कि मैं पीएचडी करूं, पर मेरा पीएचडी में सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे जनरल की 2 सीट होती है, तो मेरे 3rd रैंक आती है। फिर उसके बाद कहीं से पता चलता है कि मेरा 2nd सेमेस्टर में पीएचडी में हो जाएगा। तो ये जो 6 महीने का टाइम था, तो मैंने डीबीआईटी में इस समय पढ़ाया है। आईटी से जो मेरे दोस्त मिले हैं, मतलब जो दोस्त मिले उनका साथ मेरा अभी तक है। उन्होंने भी मेरा बहुत योगदान दिया इस तरीके से, मतलब कि वो मुझे बोलते थे कि तुम जब तेरा दिमाग सही है तो तू पढ़। मतलब ये चीज तो अलग है। उस समय मैं नेट की तैयारी भी करती थी डीबीआईटी के साथ साथ, फिर मेरा नेट भी क्लियर हो गया था। पर मेरे को ऐसे ऐसे दोस्त मिले मेरे, जैसे कि रिधिमा है, विपिन सर है, अतुल सर है। ये इन लोगों ने मुझे हमेशा से डाला कि तुम पढ़ो, अगर मैम आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो, और आगे अच्छा होगा तो और भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा है, इस तरीके से। तो उन्होंने भी मुझे बोला, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि ट्राई कर सकते हैं मैं पढ़ाई का मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो उस दौरान 3 महीने तो मैंने डीबीआईटी में पढ़ाया, फिर बचे 3 महीने, तो 1 महीने तो ऐसे ही घर में रही। फिर 2 महीने का मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखूं। तो करणपुर में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे, पर मैं डेमो लेती जा रही थी, मतलब मैं देख रही थी कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। डेमो लिया मैंने एक व्यास एकेडमी करके है करणपुर में, वहां भी मैंने करीब 10 दिन पढ़ा होगा सर से। सर ने काफी अच्छा पढ़ाया, 10 दिन मैंने खाली 10 ही दिन पढ़ा, क्योंकि उसके बाद मेरा पीएचडी में इनरोलमेंट हो गया था, मैं पीएचडी करने लग गई थी। सर मुझे अभी भी याद है, सर से भी मुझे बहुत ज्यादा मतलब सीखने को मिला। सर इतने ईमानदारी से पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, और सर को देखकर मुझे लगा कि नहीं, कि मैं पढ़ सकती हूँ, तो मुझे आ सकता है और मैं कर सकती हूँ। नवोदय के टीचर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर नवोदय के 2 ऐसे साथी हैं मेरे, एक है निमिषा, एक है और दूसरी है पूजा। निमिषा श्रीवास्तव, पूजा चौधरी। हम लोग को 3 बंदरिया या फिर 3 इडियट्स बोलते थे। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, हम लड़ते भी थे, उस समय की बचपन की दोस्ती वो अभी तक है हमारी दोस्ती। मतलब ये तो मेरे बचपन के लंगोटिया यार भी बोल सकते हो आप लोग। दूसरा ये है कि नवोदय ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई है, जैसे कि मैं गेम्स में भी जाती रहती थी, कभी क्लस्टर में, कभी कहीं ना कहीं हम जाते ही रहते थे। दूसरा, मुझे पंचमढ़ी में स्काउट गाइड में नेशनल करने का मौका मिला, नेशनल एडवेंचर था। उसमें ये था कि पूरे
ऑल इंडिया के जितने भी केवीके हैं और जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उनके बच्चों को बुलाया जाता था पंचमढ़ी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो हम हमारे हर नवोदय से एक लड़की और 2 लड़के को सेलेक्ट किया जाता था। तो उसमें लकीली मुझे सेलेक्ट किया गया नवोदय में। तो मुझे पंचमढ़ी में 7 दिन रहने का मौका मिला। वहाँ हम वहाँ हम जंगल के बीच में रहे। वहाँ मुझे मौका मिला सारे लोगों को जानने का, देश के लोगों को जानने का, ये जानने का। वहाँ से भी मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें थी, मतलब मैं सोचती थी कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, मैं अपने मतलब सेल्फ डाउट तो हर किसी के दिमाग में होता है। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें मेरी सही हुई। मुझे लगता था नहीं, जब लोग कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। और पंचमढ़ी की जो यात्रा भी थी 7 दिन की, उसमें हमने रॉक क्लाइंबिंग, रैफलिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ें की थी। तो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हुआ। कॉन्फिडेंस क्या मतलब, मैं अपने आप में, मुझे जो सेल्फ डाउट की भावनाएं थी वो सारी खत्म होती गई। कि जब हम, वही है ना स्ट्रगल, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की। तो वही है, धीरे धीरे जो स्ट्रगल को पार करते गए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में, अच्छा मैं ये भी कर सकती थी, अच्छा मुझे ये भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा ये है कि आर्ट में भी जाने का मुझे मौका मिला, चंडीगढ़, मतलब ऐसे मुझे काफ़ी मौके मिले। दूसरा मुझे वो मैं भूल नहीं सकती हूँ अभी भी। मैं अपने बैंड की, नवोदय के मैं बैंड की मेजर थी। मतलब ये हुआ यूँ था कि एक दिन हम नवोदय में क्या करते थे, सुबह सुबह हम दौड़ते थे। वो तो हमारा रूटीन था। 5 बजे उठ जाते थे, 5 बजे विसिल से हम उठते थे, फिर हम दौड़ते थे। तो दूर से शायद गोरखा रेजिमेंट थी, वो जा रही थी। तो उन्होंने हमें दौड़ते हुए देखा, हम सारे बच्चों को, नवोदय के बच्चों को। तो वो उस वक्त हमारे पास आई, मतलब हमारे प्रिंसिपल सर के पास आई होगी, और उनको बोला कि हम बच्चों को, गोरखा रेजिमेंट ने, हम चाहते हैं कि बैंड सिखाए, और ये इनकी तो जर्नी अभी से ही बिल्कुल फौजियों की है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, वो बोल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने हमें बैंड का सिखाया। तो उस समय मैं 8th में थी शायद। और लकीली मतलब मेरे टीचर्स ने या को शायद मतलब ने कुछ देखा होगा मेरे अंदर, तो उन्होंने मुझे मेजर बनाया। तो मेजर स्टिक मेरे हाथ में थी, और वही था, मुझे अभी भी याद है कि मैं ही पूरे स्कूल को मैं ही लीड करती थी। जब मार्च पास्ट होता था तो मेरी ही जो स्टिक होती थी, मेरे पास जो मेजर के पास जो स्टिक होती थी वही पूरा चलाती थी। तो उससे भी मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ। उसमें भी मुझे काफ़ी प्राइज भी मिले कि मुझे वहाँ पे पता चला कि अच्छा, मुझे मतलब अगर किसी चीज़ को भी सीखा जाए, क्योंकि वो मेजर की स्टिक घुमाने में ही, मेजर की स्टिक को हम उछालते उसमें ही, और परेड को मैं ढंग से परेड करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लगा। 2-3 महीने लगे सीखने में। पर जब मैं परेड करती थी, मुझे अभी भी याद है, सारे टीचर्स बोलते थे कि मतलब मजे आ जाते थे। और हाँ, मुझे भी काफ़ी गर्व, मतलब बहुत ही प्राउड फील होता था उस समय कि मैं पूरे स्कूल को चला रही हूँ। तो उस समय से भी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों ना हो कि मुझे, मतलब वहां से मेरे को एक वो होती है ना कि उसकी भावना, मतलब वो मिला कि जीत चखी थी मैंने उस समय से। तो उस समय से मुझे एक मिला कि हाँ, आगे रहने की, कि हाँ मैं अलग हूँ, मैं अलग हटके कुछ करूँ। ये सारी चीजें थी। हाँ, तो अब आते हैं पीएचडी में। मुझे नहीं पता, मेरा कभी भी सपना नहीं था बचपन से कि मैं पीएचडी करूं, ना मेरा डॉक्टर लगाने का कोई सपना था। पर जैसे एमएससी तो मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि पापा ने मुझे बोला था, मतलब जब ग्रेजुएशन के टाइम पे, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गई थी आपको बताना। ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा पहले मन नहीं था कि मैं एमएससी करूं। तो मैं यही चीज़ें पढ़ती थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस, मतलब मैं सोचती थी कि, और क्वांट, या फिर बैंक की तैयारी, या फिर कोई ऐसी तैयारी, पीसीएस की तैयारी करूं मैं। तो मैंने पापा को बताया कि पापा की मेरे को ये तैयारियां करनी है, और मैं गैप लूंगी, मैं या फिर दिल्ली में जाके कोचिंग करूंगी। तो फिर मतलब मैं उसी की तैयारी करती, सबके सब पीएचडी पन्नागर की तैयारी कर रहे थे और मैं इसकी तैयारी करती। फिर एक दिन अचानक से पापा ने को पता नहीं क्या सूझा, तो पापा ने मुझे बोला, देख बेटा कि अपने सब्जेक्ट में मास्टर तो होना चाहिए, कि एमएससी कर, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद तुझे अगर कोचिंग करनी कोचिंग कर, जो करना कर।
तो मुझे ऐसा हुआ अरे कि थोड़ा जल्दी बताना था ना कि मास्टर करनी है, तो मतलब क्योंकि पीएचडी मतलब एमएससी के लिए निकालना, पंतनगर निकालना, उसके लिए भी पढ़ना है ना, और मुझे सबके साथ compete करना है उसमें। तो फिर उसी दिन से जिस दिन पापा ने बोला, तो फिर मेरे को भी हुआ कि चलो पापा बोल रहे हैं तो पापा को सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, और ऊपर से मेरे पापा तो खुद भी पीएचडी की है पापा ने। तो फिर मैंने उस दिन से, जिस दिन पापा ने बोला, मुझे अभी भी याद है, बहुत कम टाइम बचा था अ, पंतनगर के एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने तैयारी की, तो मुझे फिर ये था कि सब लोग कब से तैयारी करते, तो मुझे उनके साथ भी compete करना था। मतलब हम तो खाली 40 बच्चे थे, और 40 बच्चे पंतनगर की तैयारी कर रहे थे, तो खाली उतने ही दिख रहे थे मुझे। उसके अलावा और भी बच्चे थे, क्योंकि सबका सपना होता है पंतनगर से एमएससी करना, और हम लोग का तो सबका ही था। तो मुझे पता था मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो फिर मैंने उस दौरान भी काफ़ी मेहनत की। उस दौरान मुझे याद है कि जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता था तो मैं सुबह सुबह दौड़ने भी जाती थी, मतलब स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। भगवान की कृपा से और बूढ़ा भरसार जी की कृपा से, मैं भरसार की हूँ तो मैं बूढ़ा भरसार को बहुत मानती हूँ। उनकी कृपा से मेरी 16 रैंक आई, और मुझे मेरा मनपसंद सब्जेक्ट लास्ट में ही मिला। मतलब मेरे लास्ट सीट बची थी, मुझे लगता है मेरे लिए बची थी वो, फ्रूट साइंस की। तो मुझे एमएससी फ्रूट साइंस पंतनगर की मिल गई। तो मैं बहुत खुश थी कि मिल गई। और मैंने पहले से ही, मतलब ऐसा होता है ना कि जब 16 रैंक आ गई थी तो मेरे दिमाग में था कि अब पंतनगर में ही पढ़ना है। तो हमने क्या किया था कि भरसार से ही अपना पूरा सामान पंतनगर भिजवा दिया था। ये प्रदीप लोग, कमल, इन लोगों ने क्या किया था कि बस मतलब पंतनगर के काफी बच्चे थे तो बस बुक की थी, तो हमने उसमें ही अपना सामान लेकर रख दिया था। प्रदीप के मैंने घर रखवा दिया था सामान, कि पंतनगर ही आना होता। इतना वो था कॉन्फिडेंस कि हाँ मिल जाएगा। पर बाद में पता चला अरे मतलब बहुत टफ है, पर फिर भी लकीली मिल गया मुझे पंतनगर। पंतनगर एमएससी में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा इसलिए भी लगता था क्योंकि हमें लगता था मिनी भरसार है, भरसार के सारे बच्चे वहीं थे, अलग अलग स्ट्रीम में। कोई पैथोलॉजी में है, कोई एंटोमोलॉजी में है, कोई फ्रूट साइंस, कोई वेजिटेबल, मतलब सारे इसमें स्ट्रीम में। और हम हमेशा बोलते थे मिनी भरसार, हमें बहुत अच्छा लगता था और बहुत मजे किए। एमएससी तो पता नहीं कैसे कट गई, मतलब मजे मजे में कट गई एमएससी। अब आता है पीएचडी। जो मैंने सोचा था कि पीएचडी मिल जाए, और नेट भी मेरा क्वालिफाई हो गया था और मेरा पीएचडी मिल जाए, उस समय तो बहुत खुशी थी कि चलो पीएचडी मिल रही है। पर जैसे मैंने पीएचडी स्टार्ट करी, धीरे 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 तो बहुत डर लगने लग गया। डर इसलिए क्योंकि एमएससी तक तो होता है कि मास्टर की तैयारी, मतलब मास्टर हम कर रहे हैं। पीएचडी में बच्चा बड़ा हो जाता है, हम बड़े हो गए थे। फिर थोड़ी शर्म भी आने लग गई घर वालों से पैसे मांगने में, बहुत सारी चीज़ें थी। एज भी हो रही थी, अपना पीयर प्रेशर आया था कि और जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो गया, कहीं कहीं ना कहीं उनकी जॉब लग रही है। और धीरे धीरे, और फिर उसके बाद कोविड भी स्टार्ट हो गया था हमारा। जो स्टार्टिंग हुआ वही थी 1920 सेकेंड बैच में मेरा पीएचडी स्टार्ट हुआ था, उसी समय कोविड भी आ गया था। तो ये 2 साल जो थे वो तो मेरे घर में ही रहे, तो वैसे ही रहे, कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना, ट्रायल लगे ना कुछ हुआ। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, फिर उसके बाद ट्रायल लगे। फिर अब पीएचडी की प्रोसेस जो हम सोचते हैं, हमें लगता है खाली रिसर्च की करनी है, पर ऐसा था नहीं। हमें सारे सब्जेक्ट भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको भी क्लियर करना है, सब्जेक्ट को क्लियर करना है। ऊपर से थोड़ा ये भी होता है कि जैसे मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, माइनर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर लास्ट में जाके मेजर के एग्जाम भी देने हैं, माइनर का एग्जाम भी देना है, फिर ओरल भी देना है, फिर प्री ओरल भी देना है, फिर ओरल भी देना है। मतलब बहुत सारा वो है मतलब, और सेमिनार्स भी देने, काफी चीजें थी। मतलब ऐसा लगता था ये कभी खत्म ही नहीं होगा, महासागर बोलते हैं जिसको। तो धीरे धीरे, पर चलो धीरे 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 करके मैंने कहा चलो स्टार्ट किया तो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। इस समय मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई पीएचडी के दौरान कि मतलब मुझे बहुत डर लगता था। डर ये भी लगता था अपना भविष्य देखकर, तो डर लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बचपन से बाहर हूँ, नवोदय से पढ़ी हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत बार में ऐसा लगता था कि मम्मी पापा ने बहुत पैसे खर्च कर दिए, नहीं हुआ तो क्या होगा। दूसरा ये भी है, अब जैसे नवोदय में निकली
मतलब मैंने बचपन से निकल के मतलब चीज़ें की है। पहले नवोदय में निकली, फिर भरसाल में निकली, फिर पंतनगर में निकली। तो जो मेरे साथ के मेरे भाई बहन है वो मुझे मतलब एक तरीके से देखते थे कि हाँ दीदी कर रही, प्रेरणा स्रोत थी बचपन से मैं। पर जब कुछ नहीं कर रही हूँ, पीएचडी, सबको पता है पीएचडी करके क्या कुछ मतलब नहीं हो पाता है ना। हम सबको चीजें धीरे धीरे समझ में आ गई कि पीएचडी करके भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत डर लगता था कि अब लगता था कि अब मतलब मेरे भाई बहन क्या बोलेंगे, क्या उनकी एग्जाम्पल मैं उनके लिए बन रही हूँ, तो उस चीज के लिए भी डर लगता था। धीरे धीरे मैंने फिर क्या हुआ कि 2021 में इसका एग्जाम आया, जो पीसीएस का एग्जाम आया। पर इससे पहले भी मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई फॉर्म नहीं भरे। पीसीएस का तो खैर मैंने फॉर्म नहीं भरा, जैसे एडीओ मतलब जो और भी पोस्टें थी, अपनी पोस्टें थी, उसका भरा, पर मेरा नहीं होता था, कभी भी नहीं हुआ। मैंने शायद तैयारी भी उस ढंग से नहीं की। अब मुझे लगता है तो मैंने ढंग से उतनी तैयारी नहीं की थी। पर जब ये पीसीएस का 2021 का फॉर्म आया था और मैंने इसमें जब अपने पद देखे, मतलब हॉर्टिकल्चर के, एक तो डीएचओ था मतलब एचडीओ था, और एक ये असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर था। तो जब मैंने ये पद देखे तो तब मुझे हुआ कि नहीं, क्योंकि एक तो मेरे साथ क्या है, मतलब मुझे हमेशा से बचपन से मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, पर मुझे ये पता था मुझे क्या नहीं करना है। जैसे ग्रेजुएशन में मुझे ये नहीं पता था कि मैं 12th के बाद क्या करूंगी, पर मुझे ये पता था कि मुझे बीटेक नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत सारी चीजें पता थी। जैसे मुझे ये पता था कि मुझे उत्तराखंड से बाहर नहीं करना है, और मुझे ये भी पता था कि मुझे अपने सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है। मतलब क्योंकि मैंने बीएससी उसी से की है, एमएससी उसी से किया, मैं पीएचडी उसी से कर रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने सब्जेक्ट में ही कुछ करूँ। तो जब ये फॉर्म आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या पता, मतलब पर बहुत टफ था, मतलब पीसीएस सोच के ही टफ लगता है। तो कहीं दिमाग में था कि पीसीएस, पर मेरे को कहा, मैंने कहा चलो भर देते हैं। हम सब भर रहे थे क्योंकि सबने भरा। उसके बाद मेरा प्री के लिए खैर मैंने उतनी तैयारी नहीं की थी। वो तो मैंने कभी जैसे यूजी मतलब ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, एमएससी में भी थोड़ा बहुत पीएन राय सर की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने उसका। और मैंने लास्ट में जब पेपर हो रहा था तो उस समय मैंने उत्तराखंड का पढ़ा था, उत्तराखंड परीक्षावाणी से मैंने उत्तराखंड का पढ़ा था, तो मेरा प्री हो गया था। मैं ये नहीं बोलूंगी प्री मैंने बिल्कुल ना पढ़ के किया, पर मैं ये बोलूंगी मैंने जो पुराना पढ़ा था वो मेरा बहुत काम आया। कभी पढ़ा था जैसे यूजी में पढ़ा था, क्योंकि जीके तो वही है ना, मतलब वो याद आई, क्योंकि उसमें प्री में क्या होता है कि हमें 4 चॉइस दी होती है, उसमें से एक चूज करनी होती है। तो मुझे जो लगा कि ये है सही है तो वो सही हुए, तो मेरा हो गया प्री में। अब प्री का रिजल्ट आया 2022 में, शायद प्री हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा अब प्री तो सिंपल, मतलब एक तरीके से दिमाग में होता है कि सिंपल, अब मेंस, अब प्री हो गया तो अब दिमाग में हो कि अरे मेंस के लिए अब पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा क्या हुआ था कि हॉर्टिकल्चर में खाली हम लोग हॉर्टिकल्चर वाले ही एलिजिबल थे हमारे उसमें। तो मेरे दिमाग में चलो हम ही हैं हॉर्टिकल्चर वाले, तो मैं कंपीट कर लूंगी, मतलब हम सब एक ही है, हम पढ़ लेंगे करके एक साथ कर लेंगे। और पर कहीं से मुझे पता था कि 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, 7 सब्जेक्ट थे, तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइंस, लैंग्वेज और क्वांट और एथिक्स, ये सब्जेक्ट थे। तो मुझे लगा कि और तो सब मैं कर लूंगी। मुझे पता था कि हिस्ट्री मैं नहीं कर पाऊंगी, और मुझे ऐसा था कि खाली जो हिंदी है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसी में हमारा वो है कट ऑफ है, उसी की कट ऑफ क्लियर करनी होती। तो मुझे हुआ कि चलो ठीक है, हिस्ट्री ना पढ़ के भी मैं थोड़ा थोड़ा करके कर दूंगी। अब क्या हुआ कि उसके बाद ये लगा रिट लगाई, मतलब ये एग्रीकल्चर के बच्चों ने लगाया कि हम भी एलिजिबल होने चाहिए। तो बाद में वो एग्रीकल्चर के बच्चे भी एलिजिबल हुए, तो मेंस में फिर सीधे 1000 बच्चे और ऐड हो गए हमारी पोस्ट के लिए। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे इतने बच्चे हैं, खाली हॉर्टिकल्चर के ही बच्चे हैं, हॉर्टिकल्चर के बच्चे क्या, मतलब मेरे को जैसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता था हॉर्टिकल्चर के बच्चे क्या ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमारा 4 ईयर तक मतलब हमारा इस तरीके से दिमाग में नहीं रहता है ना कि हम ये करेंगे, हमारी कोई पोस्ट भी नहीं आती है। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था। फिर जब एग्रीकल्चर के लोग बच्चे भी ऐड हुए तो मुझे फिर वही हुआ कि क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे बहुत टैलेंट, मतलब मैंने हमेशा देखा है कि बहुत टैलेंटेड है और बहुत टाइम से वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं, और इनको ना बहुत एक्सपोजर होता है कि मतलब जैसे पंतनगर के जो एग्रीकल्चर के बच्चे, उनको बहुत एक्सपोजर होता है, पहले से ही तैयारी करने में जुटे हुए होते हैं।
जो मुझे लगता है हम लोगों को एक्सपोजर नहीं मिला, तो ये हर्डल था। फिर मैंने सोचा चलो यार अभी तक मैंने ये सोचा है तो पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर दूसरी दिक्कत मेरे सामने ये आई कि जब मुझे पता चला कि सेक्शनल कट ऑफ सबकी है, मतलब हर सब्जेक्ट की कट ऑफ है, मतलब मुझे हिस्ट्री में भी 35% लानी ही पड़ेगी, 70 नंबर लाने ही पड़ेंगे और सारे सब्जेक्ट में भी लाने पड़ेंगे। तब मेरे लिए बहुत टफ पड़ गया, मतलब क्योंकि हिस्ट्री तो मैंने हिस्ट्री कभी छुई भी नहीं थी, तो मुझे बहुत टफ लगा। दूसरा पीएचडी भी चल ही रही है मेरी, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारी चीज़ें करनी है, मेरे को ट्रायल लगाना है, सारी चीज़ें होनी है। पर फिर क्या हुआ कि लकीली जब मतलब थोड़ा मुझे टाइम तब मिला मतलब मेंस के लिए पढ़ने का, जब मतलब पीएचडी में क्या होता है ना, हमारे 2 ट्रायल लगते हैं। तो एक ट्रायल जब मेरा लग गया था, मेरा कंप्लीट हो गया था ट्रायल, मेरा मार्च में मेरा ट्रायल कंप्लीट हो गया था, तो मार्च से फिर मेरे को अक्टूबर में दूसरा ट्रायल लगाना था। तो मार्च और अक्टूबर के बीच में मुझे काफ़ी टाइम मिला, मुझे 6-7 महीने मिले। मतलब मैं इसी के लिए मैं तैयारी कर, क्योंकि और सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। मार्च तक मैंने अपने सारे लैब का काम भी कर दिया था और मुझे सेकंड ट्रायल लगाना था अक्टूबर में। तो फिर मैंने मैम से मैंने बोला मैम मेरा प्री में हो गया है, तो मेंस की तैयारी करनी है। तो मैम ने मुझे उस समय काफ़ी सहयोग किया। मैम ने मुझे बोला बेटा तुम ऐसा करो, तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा मैम कोचिंग कैसे करूँगी, कोचिंग में तो जाना पड़ेगा, इधर से उधर आना मतलब होना पड़ेगा। तो मैम ने बोला फिर तुम कैसे करोगे। तो मैंने कहा मैम जैसे मैंने प्री किया। फिर मैम ने मुझे बोला कि बेटा प्री तो सिंपल था, मेंस कैसे कर लोगी, मतलब मेंस में तुम्हें इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी है, ये करनी। तो मैम ने जो मेरे दिमाग में डाला, तो मुझे सच में लगा कि मैं पहले पढ़ रही थी अपने आप, फिर मैंने अपने आप सोचा कि हाँ यार मैं कैसे कर लूँगी, जो मुझे कुछ पता नहीं है और पहली बार मतलब मुझे इतने सालों के बाद ये बहुत अच्छा मौका मिला है और मुझे अपना 100% देना है। तो फिर मुझे कहीं से वेदांता आईएएस की जो देहरादून में है उनकी टेस्ट सीरीज के बारे में पता चला। तो मैंने उनकी टेस्ट सीरीज लगाई। तो उनकी टेस्ट सीरीज में मेरे को अभी उतना अच्छे से याद नहीं है, पर 2000 की समथिंग की कोई मतलब टेस्ट सीरीज थी और उसमें 3 हर सब्जेक्ट के टेस्ट मिलते थे। वो क्या करते थे, वो हमें ऑनलाइन टेस्ट देते थे। अब इसमें क्या, मेंस में क्या होता है, हमें 3 घंटे बैठ के लिखना होता है और हमारी लिखने की तो आदत होती नहीं है। तो वो हमें क्वेश्चन देते थे और हमें 3 घंटे उसको लिखना पड़ता था। फिर उसकी फोटो खींच के उनको देते थे। फिर सर और जो मैम है वो लोग चेक करते थे और वो हमें इवेल्युएट करके देते थे कि तुमने इतना किया है। तो ये सारी मैंने टेस्ट सीरीज दी थी। और टेस्ट सीरीज मैंने वैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे मना किया, मैंने औरों से भी पूछा था कि टेस्ट सीरीज मतलब, उन्होंने कहा कि जब तेरी प्रिपरेशन हुई नहीं है तो टेस्ट सीरीज करके क्या करेगी। पर मैं अपना बोल रही हूँ कि मैंने जो टेस्ट सीरीज यूज़ की है उस वजह से मेरा बहुत मतलब मेरा मेंस उसी वजह से क्लियर हुआ मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खाली ली नहीं, पर मैंने उसको सच में डेडिकेटली मतलब मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से उसको यूज़ किया। यूज़ कैसे किया कि जैसे वो मुझे देते थे टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज में टेस्ट मिल गया, उसके बाद मैं टाइमर लगाती थी 3 घंटे का। सुबह मैं जाके बैठ जाती थी लैब में। मैम ने मुझे बोला था कि मतलब मैम ने अपनी लैब दी थी, मैं मैम की लैब में बैठती थी, वहीं पढ़ती थी, वही मतलब मेरे को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मेरे को मिला। मैम ने मुझे प्रोवाइड करवाया था बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, जहाँ पे मैं लैब में अकेले पढ़ती थी, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। और मैम ने मुझे उस समय ये भी बोला था कि मतलब कोई बात नहीं, ये टाइम मैं तुम्हें देती हूँ, तुम इसके बाद अपना पीएचडी का काम कर लेना। तो मैम ने मुझे वो टाइम जो दिया वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो मैं क्या करती थी, 3 घंटे सुबह के मतलब बिफोर लंच 3 घंटे बैठ के लिखती थी। फिर वो उसकी फोटो खींचती थी और फिर दे देती थी। फिर जो दूसरा टेस्ट देते थे वो मैं आफ्टर लंच 3 घंटे बैठ के लिखती थी और फिर फोटो खींच के उनको देती। तो ऐसे करके मैं रोज करती थी जब वो टेस्ट देते थे। तो ये मेरे को इतने ज़्यादा हेल्पफुल हुए, क्योंकि मेंस में भी तो वही करना है ना कि 2 बार लिखना है, मतलब हर दिन 6 घंटे लिखना है, 3 घंटे एक पेपर, 3 घंटे दूसरा पेपर। तो ये वो मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहे। तो वो टेस्ट सीरीज ने मेरा मतलब जो सपना ये है वो पूरा किया जहाँ तक मुझे लगता है। और मैंने वेदांता आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी।
ये सारी चीज़ें मैंने की। तो और इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें वैसे भी आ रही थी, पीएचडी की भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें अब आती है, हर किसी के जीवन में दिक्कतें होती है। तो कितने बार तो ऐसा हुआ कि मैंने पापा को बोला, पापा मैं ना पीएचडी छोड़ रही हूँ। मेरी जो पीएचडी के जर्नी के मैं बोल रही हूँ, मैं मतलब खाली मेंस के टाइम पे नहीं और पूरी जर्नी के टाइम पे, तो मैं सोचती थी कि मैं ना छोड़ रही हूँ। एक बार तो इतना हुआ कि मैंने सच में मैं घर आ गई और मैंने पापा को बोला, पापा ना मैं ना अब नहीं जा रही हूँ कॉलेज, अब हो गया ना, बहुत पढ़ लिया मैंने, पीएचडी नहीं हो रही, कोई नहीं, मैं देखती हूँ कुछ और करूँ, मैं छोड़ रही हूँ पीएचडी। तो बस पापा ने मुझे अभी भी याद है, पापा ने मुझे बस इतना ही बोला कि बेटा मैं अच्छा कमा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी तेरे को खिला ही रहा था, मैं तेरे को बैठा के खिला ही दूंगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी कमजोर हो सकती है। मतलब तू तो मतलब लड़के नवोदय गई और तू इतनी कमजोर हो सकती। तो मतलब पापा का हमेशा से ऐसा ही रहा है, कुछ वैसे डांटते नहीं पर ऐसे सरकाज़म में बहुत बोल देते तो वो बहुत चुप जाती। तो वो चीज़ मुझे इतनी चुप गई, तो मुझे फिर हुआ कि हाँ यार, कि मैंने कभी भी कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ी है, तो ये कैसे मैं अधूरी छोड़ दूँ। तो फिर मैं वापस गई, मैंने फिर स्टार्ट किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, उस दिक्कतों में जो मेरे सपोर्ट सिस्टम बने रहे वो मेरे घर वाले थे, पीएन राय सर थे। पीएन राय सर ने इतना सपोर्ट किया और उनकी फैमिली, क्योंकि कितने बार ऐसा होता था हम घर तो आ नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कतें होती थी, तो मेरा मन होता था घर घर नहीं जाए तो कहीं और चले। तो मैं उनकी फैमिली, भाभी थी, उनकी जो बहू है भाभी, वो मुझे इतना खाना खिलाती थी, खाना बना उन लोग के खिलाती थी, मतलब उन्हीं के साथ बच्चे मुझे, मतलब उनके जो पीएन राय सर के जो नाती है, वो उनसे अगर कोई पूछे ना कि कितनी बुआएं हैं, तो वो मेरा नाम पक्का लेते हैं कि हाँ मेरी पूर्णिता बुआ भी है। तो मतलब बहुत फैमिली का ऐसा इन्वायरमेंट मुझे मिला कि जहाँ पे मैं बहुत बार रुकना चाह रही थी पर मैं रुकी नहीं। दूसरा मेरे दोस्त जो मेरा जिन्होंने इस पूरी जर्नी में इतना साथ दिया है, जो कि है एक तो प्रदीप और दूसरा है विपिन सर। मतलब इन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़। जब मैं रुक रही हूँ, नहीं पीछे नहीं, कैसे रुकना है, करो पूरा करो, होगा क्यों नहीं होगा, मतलब पूरा सपोर्ट कि लास्ट टाइम तक रुको, देखेंगे नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वाला। तो ये पूरी मतलब मेरी पूरी जर्नी में वही बोल रही हूँ, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे को ना ऐसे धकेला गया है कि ना जा जा कर कर, तो मैंने किया है। दूसरा ये भी है कि मेरी कैसे कैसे करके, मतलब मैं क्या बताऊं, कैसे करके मैंने थीसिस सबमिट की है मैं ही जानती हूँ। मतलब रो धो के बहुत साथ, मतलब बहुत परेशानियां हुई पीएचडी के दौरान। तो रो धो के मैंने थीसिस सबमिट कर दी, थीसिस सबमिट हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि थीसिस सबमिट हुई, अब क्या होता है ना, अब क्या, अब घर में रह गई। फिर उसके बाद मुझे हुआ कि अब वाइवा होगा, वाइवा होगा। वाइवा में भी काफ़ी टाइम लगा, मेरा वाइवा होने में 6 महीने लगा। पर उस बीच क्या हुआ कि मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया। मेंस का रिजल्ट आया तो फिर खुशी हुई कि चलो मेंस का रिजल्ट आ गया, कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि चीज़ें ना कुछ अच्छी नहीं हो रही थी। तो पर फिर मुझे यार चलो, मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि लगी कि मेंस क्लियर करना। मुझे ये हुआ कि मैं, मतलब ये मेंस क्लियर करना भी बहुत बड़ी बात है। मैं पापा को, मुझे याद है मैं 5 दिन तक बोलती रही, पापा ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरा यहाँ तक हो गया, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब मुझे यकीन सा नहीं हो रहा था कि मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। फिर मुझे था चलो कोई नहीं, मुझे उस समय भी यकीन नहीं था कि मेरा पीएचडी में हो जाएगा, मतलब पीसीएस में हो जाएगा और इस पद के लिए हो जाएगा जो मैं चाह रही हूँ। पर मुझे ये था कि नहीं, जब मैंने ईमानदारी से अपनी मेंस की तैयारी की थी, तो उसी ईमानदारी से मैं इंटरव्यू की तैयारी भी करूं, क्योंकि सबको डर लगता है इंटरव्यू में, और मुझे लगता है, मुझे बोलने में तो मुझे बहुत ही डर लगता है। मुझे लगता है जो मुझे आता भी नहीं होगा ना, मतलब जो मुझे आता भी होगा मैं बोल के खराब कर दूंगी, तो बहुत डर लगा। तो मैंने इसमें ना तैयारी की और मुझे ये हुआ कि मतलब पता नहीं बचपन में कभी सपना देखा होगा कि साड़ी पहन के इंटरव्यू देने का, तो मुझे लगा कि चलो वो सपना भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने 2 मॉक भी दिए, एक सामवेद आईएएस के और एक वेदांता आईएएस के, दोनों के फ्री मॉक थे। तो सामवेद आईएएस में तो मैंने 2 मॉक दिए, मतलब उन्होंने पहले 1 मॉक दिया, उन्होंने फिर वीडियो बनाई थी उस मॉक की भी। उन्होंने बोला था कि मतलब उन्होंने मुझे बताया कि ये दिक्कतें आ रही है, अब आप अगली बार जब आओगी
तो फिर ये प्रिपेयर करके आना। फिर मैंने 2 मॉक उसमें दिए और एक मैंने वेदांता IAS के मॉक दिए। तो ये मॉक देकर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें रिफाइन हुई मेरी कि अच्छा ऐसे बोलना है, ये करना है, क्योंकि बहुत हम तो मतलब बिल्कुल रॉ है ना, हमें नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना स्माइल रखनी है, कैसे तुम्हें मतलब बात करनी है, और हैंड मूवमेंट्स कैसे रखने हैं, कैसे बैठना है, क्या पहनना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, जिस वजह से मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी सही हुआ। मतलब जितना मैं चाहती थी, मतलब जितना मुझे लगता था उससे उतना गया मेरा इंटरव्यू। मुझे नहीं लगता था कि मैं फेस कर पाऊंगी, उससे ज़्यादा ही अच्छा गया, मतलब अच्छा गया जितना मैंने सोचा था। और ये सब मॉक, क्योंकि मैंने मॉक दिए थे 2-3 बार मैंने मॉक दे दिए, तो मैं कॉन्फिडेंट रही चौथी बार में। दूसरा ये याद है मुझे अभी भी याद है इंटरव्यू के टाइम, जब मेन इंटरव्यू था, बहुत डर लग रहा था मुझे। पहला टाइम था, कभी इंटरव्यू दिया नहीं है इस तरीके का, और इसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इतना मतलब तुम कितना भी तैयार करो तो वो पूरा नहीं होता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मुझे याद है मैंने सिर्फ ये लाइन बोली थी, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। और भगवती मैया को स्मरण किया था और मैं चली गई थी। मतलब आस्था, मतलब उसने भी मुझे, मतलब उस वजह से भी मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा था। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने 3 मॉक तो दिए, उसके साथ साथ मैं घर में भी मॉक दिए। घर में मॉक मतलब मेरा भाई बैठ के क्वेश्चन बनाता था, वो पूछता था, फिर वो मुझे बोलता था ऐसे बैठ, ऐसे बैठता है कोई, मतलब बहुत उस तरीके से वो बहुत, मुझे लगता है वो मॉक जो मैंने मेन मॉक दिए उससे ज़्यादा जो बुरे से जो डांटना और बुरे से बताना कि ऐसा होना चाहिए वो करता था। कभी कभी मुझे अच्छे से मैं लेटी हूँ तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा, इसका आंसर दे, इसका क्या देगी। फिर मुझे होता था अरे यार मैं इसका कैसे आंसर दूंगी। तो मतलब बहुत अच्छे से बोलते हो। मेरे पापा ने भी मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, मेरा भाई भी मुझसे क्वेश्चन पूछता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे किसी आंसर नहीं आते थे, तो मैं फिर मेरे एक दिन तो मेरे भाई ने ये भी बोला कि चल तू मुझसे क्वेश्चन पूछ, मैं पूर्णिता की तरह आंसर दूंगा। और मैं लिखती थी अच्छा ये ऐसा आंसर दे रहा है, ये जो जो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अच्छा ये भी तो बोला जा सकता था, ऐसा वाला। तो मैंने उसकी मतलब मैंने मतलब इंटरव्यू की मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा डर था और मैं चाहती थी कि मैं अपना, मेरे को पहली बार मौका मिला और मैं अपना 110% दूँ। क्योंकि वही है ना कि अगर मैं अपना 110% दूँ या मैं अपना 100% दूंगी तो तब मैं अपने अपने ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। पर अगर मैंने कम दिया है, अपना ईमानदारी से मैं अपना पूरा प्रयास नहीं कर रही हूँ, तो उसमें फिर मैं अपने आप को ब्लेम करूँगी, यार नहीं मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं। ऐसा ही मेरा मेंस का टाइम भी था। मेंस में मतलब मुझे 6-7 महीने जो मिले तो वो मैंने रज कर बोलते जो मैंने पूरा फुलफिल, मतलब पूरा यूटिलाइज किया उस टाइम का। वो टाइम में बहुत कम सोती भी थी। मैंने कितने बार अपने ब्रेकफास्ट भी स्किप किए। कितने बार पापा कॉल करते थे कि मतलब उठ जा, या फिर कभी कभी रात को कॉल करते थे, सोई नहीं क्या, तू सो जा मैं उठा दूंगा। मम्मी भी कितने बार कॉल करती थी, भैया कितने बार कॉल करता था। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि करी, क्योंकि 7 सब्जेक्ट है, मतलब और उतना टाइम भी नहीं है, और बार बार ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पीसीएस का हमें पता ही है, उत्तराखंड पीसीएस का कि कितने बाद में आ रहा है। और मेरा जो ये पद था वो तो बहुत बाद में आया था, तो मुझे लगा कि यही मौका है, ये नहीं तो फिर मतलब अब क्या मिलेगा मौका करके। तो मैंने बहुत मेहनत से, मतलब मुझे बस इतना होता था, मतलब मुझे ये नहीं था कि मेरे को निकलना है, मतलब मुझे होता था कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूं और 1% भी मैं लापरवाही ना करूं। मतलब मुझे जो टाइम मिला है उसमें अगर मुझे ना, मेरे को अभी भी याद है, अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता था, जैसे मैं साइकिल में जाती थी वहाँ से क्या बोलते कॉलेज, हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल, तो उस समय ना मैं आरएनए जो अंकित अवस्थी जी का जो आरएनए है वो मैं फॉलो करती थी, उनका मैं सुनती, तो उस समय मैं वो सुनती। तो मतलब मैंने एक भी मिनट बोलते जो उसको मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। ऊपर से कभी कभी मुझे एचआरसी भी अगर जाना पड़ता था, तो उस समय भी एचआरसी मतलब 20 मिनट का रास्ता लगता है ऑटो से, तो उस समय भी मैं कुछ ना कुछ सुन रही होती थी, या फिर कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ ना कुछ पॉलिटी का सुन रही होती थी, किसी भी चीज़ का। मतलब मैंने कोई भी वेस्ट नहीं किया अपना टाइम।
दूसरा ये भी था उस समय, जैसे अगर कोई मेरे रूम में भी आता था, रूम में भी आता था, तो उस समय थोड़ा टाइम बाउंड करके, मतलब वो करके कि मैम मुझे थोड़ा पढ़ना है या मुझे थोड़ा पढ़ना है, मैं बाद में आती हूँ। इस तरीके से मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए। मतलब कि कोई पार्टी में जा रहा है, मैं नहीं जाती थी। वो लोग, मतलब काफी लोगों को होता भी होगा ना कि क्या कर रही है, अपने में ही है, घमंडी है, जो भी चीजें होती है। पर नहीं, उस समय मुझे बस, मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे अपनी पूरी तैयारी करनी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा पूरा पूरा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट का सिलेबस हुआ, ऊपर से हिंदी है, हिंदी की मात्राओं को भी बहुत बार देखना होता था कि ये मात्रा गलत हो रही है, मतलब बहुत बार प्रैक्टिस करनी होती थी। तो वही था कि मुझे बस इतना था कि मैं अपना 100% दूँ, निकलूं ना निकलूं वो सब भगवान के भरोसे, या फिर वो सब हमें नहीं पता ना कि गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मेरा वही था कि मैं कर्म करूंगी, कर्म करूंगी, कर्म कर रही हूँ, बस मैं अच्छे से करूँ। बस मुझे ये था कि हाँ, मतलब अपने प्रति ईमानदार रहूं, क्योंकि हमें खुद ही, मतलब मुझे यही होता था कि मैं खुद को देख रही हूँ ना कि मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उतनी ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो वो ईमानदारी से जो मैंने मेहनत की, वो उसका फल है ये सब कुछ। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो मैंने मेंस के दौरान और इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत मेहनत की है। प्री का मैं उतना नहीं बोल पाऊंगी, पर मैंने मेंस और इंटरव्यू में अपनी 100% मेहनत की है। दूसरा ये हुआ कि ये तो पीएचडी की जर्नी हो गई मेरी। फिर क्या होता है कि अब चीजें ना हमें नहीं पता, ये तो इंटरव्यू दे दिया मैंने, किसको पता है यार, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है, फिर मतलब ओवरऑल कट ऑफ है, फिर इंटरव्यू प्लस मेंस मिला के इतनी कट ऑफ है, फिर इंडिविजुअल, फिर लोगों के साथ compete करना, तो हमें नहीं पता कि हम होंगे, मतलब वही है ना, हम होंगे कामयाब कि नहीं, हाँ ये किसी को नहीं पता। तो वही था कि फिर मैंने, यही हुआ कि मुझे, कि अगर मेरा वाइवा होता है, फिर वाइवा की डेट भी आ गई थी मेरी, 38 अगस्त को मेरी वाइवा की डेट भी आ गई थी। और ये पीएचडी के टाइम पे मेरी जैसे तबीयत भी खराब होती है, जब मतलब ये पूरे पीएचडी के दौरान, तो मेरे दोस्तों ने मेरा बिल्कुल अपनी फैमिली जैसा मेरा ख्याल रखा है, जिसमें प्रेरणा मैम है। प्रेरणा मैम को तो मैं अपनी दीदी के जैसा ही मानती हूँ बिल्कुल। उन्होंने मेरे को हमेशा बहन की तरह हमेशा मेरा काम किया है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। प्रेरणा मैम है मेरी, मेरी बगल, मतलब मेरे साथ की मेरी मोनिका मेरी दोस्त है, उसने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। रुचि है, मतलब बहुत सारे दोस्त है, रुचि है, बरखा है, बरखा मेरी यूजी की दोस्त है, उसने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। रुचि है और सुष्मिता है, इन सब लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब मेरा बुरा टाइम था, इन्होंने मेरा बुरा टाइम भी देखा, उस समय मेरा बहुत ख्याल रखा है। जो बोलते हैं ना, उस समय मतलब एक मिनट में भी, कोई मिनट के लिए भी कोई सुन ले तुम्हें, या फिर जो भी मन में जो दुख होता है वो खत्म हो जाता है, कोई किसी का कान चाहिए, तो इन लोगों का हमेशा हमेशा मेरे लिए वहाँ पे थे कि मेरी सुनते थे, मेरे को हमेशा हौसला देते थे कि नहीं पूर्णिता तू कर, होगा, सबको सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा सोच, अच्छा कर, अच्छा होगा। तो इन लोगों ने मेरा साथ दिया। दूसरा ये है कि हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरा वाइवा 30 अगस्त को शेड्यूल हो गया था, तो मैं 26 अगस्त को मैं पंतनगर के लिए रवाना हो गई थी देहरादून से, और 27 को मैं वहाँ पहुँच गई थी। फिर मैंने अपना जो भी काम था वो करवाया पीएचडी के रिगार्डिंग, वाइवा के रिगार्डिंग। उसके बाद 28 को जब मेरा रिजल्ट आया, रात को 28 की रात को मेरा रिजल्ट आया, वो दिन रिजल्ट आया, अचानक से रिजल्ट आया, मैंने ऐसे खोला, और मतलब इसमें ऐसा था ना कि डीएचओ, मतलब मैं 2 पद के लिए एलिजिबल थी, मतलब 2 पद के लिए मेरे को मांगा गया था कि कौन सा तुम्हें पहले लेना है और बाद में प्रेफरेंस मांगनी थी। तो मैंने ना असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की प्रेफरेंस पहले दी थी, और एचडीओ की प्रेफरेंस सेकंड नंबर में दी थी, क्योंकि मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एमएससी बेसिस में भी था, तो मुझे लगा कि मुझे लगा रिसर्च पर्पस का होगा, तो मुझे वो ज़्यादा सही लग रहा था, तो मैंने वो लिया। तो पहले मैंने स्क्रॉल किया, तो पहले मैंने एचडीओ में देखा तो मेरा नाम नहीं था, फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में देखा, मैंने देखा मेरा नाम पूर्णिता रतूड़ी करके,
और फिर मैंने सीधे पापा को कॉल की और मैंने वो पूरा पापा को दिया PDF, और पापा से पूछा पापा आपको भी पूर्णिता रतूड़ी दिख रहा है ना? तो पापा ने बोला हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है। तो उस समय मतलब जो बोलते हैं ना खुशी के आंसू, मतलब मैं समझ नहीं पाई, मेरे को ऐसा रोना आया मैं बता भी सकती हूँ। दूसरा क्या हुआ कि उस समय वो पूरा जो पूरे दिन थे, मतलब 28 की रात को, वो रात को फिर मैं सबको बता रही हूँ कि मेरा हो गया, सब मुझे बधाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं सपना जी रही हूँ। तो उस दिन ना मैंने अपनी आंखें भी बंद नहीं की। आपको लग रहा होगा मजाक कर रही, पर सच में मैंने उस दिन अपनी आंख भी बंद नहीं की। मुझे लगा कि सपना टूट जाएगा, और मैं बार बार पूर्णिता रतूड़ी देख रही हूँ कि हाँ ये है। फिर उसके बाद पापा ने, सबकी कॉल आई, उसके बाद मैंने फिर देखा रोल नंबर मिला के कि क्या पता पूर्णिता रतूड़ी नाम की कोई और भी हो। ठीक है, तो पर वो रोल नंबर भी मेरा ही था। वो रोल नंबर तो मैं बाद बाद तक देखती गई कि सच में ना मेरा ही हुआ है ना, कि किसी और का नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ ना, मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि सारी चीज खराब हो रही थी। मतलब 4 साल से चीजें कोई भी ठीक नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसा होता कि ये चीज अच्छी कैसे हो सकती है, मतलब खुशियां कैसे मिल सकती है। तो मुझे यकीन सा नहीं हो रहा था। तो मेरे को ना आंख बंद करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सपना ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरा, मुझे, हम सुनते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, सच में बहुत मीठा होता है। मेरे को सच में वो फल मिला, मेहनत का फल। और मुझे पता है, जब मुझे ये फल मिला, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर पता होता कि ये इतना मीठा फल है तो मैं शायद और मेहनत करती। दूसरा क्या हुआ, अब मेरा हो गया था इसमें, तो मुझे जो मेरा वाइवा था, जितना जो मैं तब से सोची थी PhD हो जाए, वो भी मेरे को बहुत छोटी लग रही थी। तो और मैं पर पढ़ भी नहीं पाई वाइवा के लिए, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं सपना जी रही थी अपना, और मुझे ये सपना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं मेरे साथ की रुचि लोग हैं, प्रेरणा मैम लोग, वो लोग बोलते हैं अरे पूर्णिता की सो जा, आंखें तेरी मोटी हो गई, मतलब सूझ गई है, सो जा, परसों कल तेरा वाइवा भी है। मैं नहीं सो पाती, मैं सोई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोई। फिर मेरा वाइवा हुआ। वाइवा के दिन मैं बिल्कुल बिना डरे गई। बिना डरे क्यों गई, क्योंकि मैंने एक चीज अचीव कर दी थी, वो उससे बड़ी थी मेरे लिए। क्योंकि नौकरी अभी के डेट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही तो मतलब मेरा पहला सपना था। तो वो हो गया था। उस दिन मैं बड़ी तैयार होके गई, सूट पहनी थी, बिंदी भी, पहली बार मैंने बिंदी भी लगाई थी। मतलब मैं बहुत खुश थी उस दिन। उस दिन मेरा वाइवा भी हो गया, और उस दिन मैं डॉक्टर भी हो गई। तो मुझे, फिर मैं सोचती हूँ ना, मैं तो, मेरे दिमाग में वो होता है ना कि मैं सोच रही थी कि मेरा PhD क्यों नहीं हो रहा है। होता है ना कि यार कि PhD क्यों नहीं, मैं बहुत परेशान थी कि क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं है। फिर मेरा वाइवा इतने देर में, 6 महीने बाद मेरा वाइवा क्यों नहीं हो रहा। फिर मुझे हुआ कि मेरे लिए तो चीजें रखी गई थी। जब मैंने देखा कि किसको मिलता है यार कि जिस दिन वाइवा उससे पहले दिन तुम्हारी नौकरी, पहले मेरा रिजल्ट आया, उसके दूसरे दिन मेरा वाइवा, वाइवा भी। और वही, अब मैं डॉक्टर पूर्णिता रतूड़ी, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बन गई थी सिर्फ 2 दिन में, और जो मैं पहले कुछ भी नहीं थी। मतलब मैं समझा भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ। मतलब मैं एक तरीके से, मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था पहले, उसके दूसरे दिन ही फोन की इतनी वो, मतलब फोन बंद नहीं हो रहे। फिर मुझे सच में एहसास हुआ कि अगर तुम मेहनत करते हो और ईमानदारी से मेहनत करते हो, दूसरा अगर तुम ईमानदार हो अपने प्रति, अपने काम के प्रति, और तुम सच्चे हो, और दूसरा तुम किसी का बुरा नहीं करते हो, चाहे तुम्हारे साथ कितना बुरा हो, तुम किसी का बुरा नहीं करते हो, ना बुरा सोचते हो, तुम्हारे साथ सच में अच्छा होता है। और सच में इतना अच्छा होता है ना जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा वो, मतलब वाइवा के बाद, मतलब जब मेरी डिग्री पूरी हो रही है उससे 1 दिन पहले मेरे हाथ में जॉब हो, और वो भी मेरी ड्रीम जॉब जो मैं सच में चाहती हूँ। दूसरा, मुझे मतलब सबको होता है यार, जब तुम्हारे ना साथ वालों का सिलेक्शन हो रहा है और तुम्हारा नहीं हो रहा है, और हमें लगता है यार हम इतने भी बुद्धू नहीं है, होता ही है ना। और फिर मुझे होता है कि मैं कहाँ कमी है मेरे अंदर, क्या चीजें मैं कमी कर रही हूँ, क्या चीजें वो हो रही है। पर जब तुम अपनी जर्नी देखते हो, जैसे जब मैंने अपनी जर्नी देखी, तो मुझे होता है मेरे ना वो एग्जाम इसलिए नहीं निकली क्योंकि मेरा कहीं और होना था, मेरा उससे भी ऊपर होना था, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा यहाँ होगा। मैं तो बहुत नीचे नीचे के एग्जाम भर रही थी और मेरा नहीं हो रहा था, मैं उससे बहुत हताश हो रही थी। तो पर भगवान ने तुम्हारे लिए, बोलते ना भगवान, कि तुम जो सोचते हो अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ
अच्छा सोचा, वो भी तो इतना अच्छा सोचा जो तुम नहीं सोच सकते। तो वो मेरे साथ सच में हुआ है। मतलब जो चीजें मैं सुनती थी लोगों से, मतलब मोटिवेशन के लिए, वो मैं जब देखती हूँ कि मेरी लाइफ में वो सारी चीजें हुई है। मतलब ऐसे 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 रखी हुई थी चीज, जैसे मतलब मतलब अभी मैं देखती हूँ मेंस के टाइम के लिए, मेरे लिए मेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए भी 6-7 महीने रखे हुए थे कि मेरा पहला ट्रायल हो गया, दूसरा ट्रायल। बस ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने उसमें पूरी मेहनत और लगन से अपनी मेहनत की। मतलब बोल सकते थे ना कि यार मेरी पीएचडी चल रही है। बहुत बार मेरे दिमाग में हो कि जैसे लोग बोलते कि दो नाव में पैर रख के मत चलो, पर मेरे लिए कुछ था ही, बचा ही नहीं था। मुझे था कि अगर मैं नहीं चलूंगी ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो और दूसरा ना, मैंने हमेशा से, जैसे मैंने पीएचडी जब से इनरोल की है, मैंने एक ही चीज सोची सुनी थी कि या फिर तेरे पास, तेरे पापा के पास पैसा है या फिर सोर्स है, तभी होगा। तो मेरे दिमाग में था यार मैं कहाँ से लाऊं पैसा, कहाँ से लाऊं सोर्स, घर वाले इतना तो पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब पढ़ा दिया, अब कहाँ से आएगा। तो मेरे दिमाग में था यार नहीं यार, मतलब सोर्स से अगर होना है तो कैसे होगा। पर लास्ट में जब मेरा हुआ ना बिना पैसे ना बिना सोर्स के सब कुछ, मतलब मान गई यार मैं कि जो मेहनत करता है ना सच में मिलता है, सच में मिलता है। और मुझे होता है, मुझे ये है ना कि यार अगर मेरे को, मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। मैं अपने आप पे इतना सेल्फ डाउट करती थी, इतना ज्यादा करती थी, मैं बता भी नहीं सकती। मैं तो मेरे को ही पता भी नहीं, मैं अभी वीडियो भी बना रही हूँ आपके सामने। मतलब मैं इसके लायक भी नहीं थी। अब पता नहीं, अब मतलब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। पर बात ये है कि मैं यहाँ तक पहुंची नहीं हूँ, मुझे पहुंचाया गया है मेरे फैमिली वालों ने, मेरे गुरुजनों ने, मतलब सब ने, जो जो मेरी इस जर्नी में मेरा सपोर्ट सिस्टम बने। कितने लोगों का नाम तो मैं नहीं ले पाई, भूल भी गई। पर मुझे माफ करना अगर मैं भूल गई हूँ आप लोगों को। पर बिना आप लोगों के ये पूरी जर्नी मेरी सफल नहीं होती। और मैं उससे तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सब लोगों का इसी प्रकार आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आगे भी कुछ ऐसा करूँ कि जिससे आप लोगों को, हाँ मैं इसको जानता हूँ। एमएससी के बाद जब पीएचडी का टाइम आया तो मेरे दिमाग में बहुत सारी दिक्कत, मतलब हुआ कि पीएचडी करूं ना करूं। तो मतलब होता ही है, मेरा तो मन था पीएचडी करने का, पर अब ऐसा भी हो गया था कि पीएचडी करके क्या। तो उस समय मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। मम्मी ने मुझे एक चीज बोली थी जो मुझे अभी भी याद है। मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा देख, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती है, पर शादी के बाद नौकरी हो सकती है, इसलिए तू देख ले। तो ये चीज मेरे दिमाग में ऐसे गई कि हाँ अभी जो है मैं मतलब बिल्कुल सीधे, जैसे एमएससी हो गई है अब मैं पीएचडी कर देती हूँ और नौकरी तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो जो मेरी पीएचडी, सच में जो मेरी पीएचडी करवाने के पीछे जिसका हाथ है वो मेरी मम्मी का हाथ है। खैर मम्मी का तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मेरे जन्म से लेकर हर चीज में वो तो पूरा मम्मी का ही हाथ है। पर एक जो चीज मुझे लगी बताने लायक वो ये थी। वैसे माँ बाप और भाई का कभी हम गिना नहीं सकते, पर एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। मुझे नहीं था अपने आप पे यकीन कि मैं कर सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे भाई को, जब मैंने मेंस का एग्जाम दिया उस दिन, जब लास्ट मेरा एग्जाम था मेंस का, उस दिन उसने बोला कि चल अब तू इंटरव्यू की तैयारी कर। मैंने कहा अरे मैंने लिखाया था, मेरा कहाँ से होगा। नहीं नहीं, मैं आया हूँ तेरे साथ तो मेरा तेरा होगा। उसने किया भी ऐसा ही था। मतलब वो जॉब करता है पर फिर भी उसने मेरे लिए अपनी छुट्टी ली और मेरे को छोड़ने और लेने के लिए कार में आता था। रोज आया वो, उसको होता था कि 6 घंटे जब उसने मतलब लिख रही है तो वो मैं उसको स्कूटी में लेने तो नहीं आऊँगा। मतलब उसने मेरी इतनी केयर की है, इतना मेरा सपोर्ट किया है। और जो अभी मैं हूँ ना वो सिर्फ उसकी वजह से हूँ। ये छोटा भाई है पर इसने हमेशा मुझे मेरा बड़ा भाई की तरह ही हमेशा किया है। जैसे जॉब पहले लग गया था तो इसने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं दीदी मैं कमा रहा हूँ ना। और ये मुझे हर महीने ना पॉकेट मनी भी देता था कि मैं कमा रहा, तू पढ़, मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ, तू पढ़ना। हमेशा से मेरा ये सपोर्ट किया है। दूसरा क्या हुआ, मॉक एग्जाम, मॉक में भी हम छुट्टी लेकर मेरे साथ मॉक में आया, 3-4 घंटे बैठा, फिर देखा कि मॉक का देखा कि क्या खराब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब हर एक चीज जो बोलते हैं ना, पापा के बाद जो बोला, मतलब कभी कभी तो पापा से ऊपर का काम भी कर देता है। तो मेरी पूरी जर्नी ना मेरी है ही नहीं। मतलब मैं किस किस इंसान का बोलूं वो कम है।
हर इंसान का इतना इतना सहयोग मिला है मुझे अपनी पूरी जर्नी में, जितना बताना ही, अब मैं कितना बताऊँ मुझे ये भी नहीं पता, क्या बताऊँ ये भी नहीं पता। तो छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं बता याद आ रही वो मैं बता रही हूँ। और जब मैंने इंटरव्यू भी दिया तो उसी दिन से, और पीसीएस कैसी है तू, और ऐसे इसका स्टार्ट हो गया। तो मैं बोलती थी भैया मत बोल, नहीं होगा, मुझे कितना गंदा लगे। बोली अरे नहीं, मेरे लिए तो तू बन गई। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस इसको कहाँ से आया। पेपर मैंने दिया पर कॉन्फिडेंस इसको आया मुझे ही नहीं पता। पर हाँ, मतलब जिस दिन मैं बनी उस दिन बोल रहा था, इस दिन उसने सबसे पहले मिठाई लाया और देवी मैया को चढ़ाया और बोल रहा था मेरे को ना उतनी खुशी नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तूने बनना ही है। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है। वैसे पापा मेरे साथ कभी ऐसे बोलते नहीं मैं आता हूँ मैं आता हूँ। जब मेरा वाइवा होना था 30 अगस्त को, तो 27 को मुझे जाना था, और वैसे 26 जुलाई में मेरा इंटरव्यू हो चुका था। तो मुझे ऐसा, मतलब हम सबको पता था कि कभी भी हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो पापा ना बोल रहे थे इस बार मैं तेरे साथ पन्नागर आऊँगा, मैं आऊँगा, मुझे बोल रहे कि आऊँगा मैंने कहा पापा मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, उस बीच मेरे को काम करने में नहीं रह पाऊंगी आपके साथ। तो बोल रहे थे नहीं, मैं गेस्ट हाउस में रहूंगा, सुबह से शाम तक चाहे मैं फोन चलाऊं कुछ चलाऊं, तू मत आना, रात को आना बस मेरे साथ, और कोई दिक्कत नहीं, तू तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बोली थी यार पापा क्यों बोल रहे क्यों बोल रहे। गुस्से में मैंने बोल दिया पापा को मैं नहीं ले जा रही हूँ, मैं नहीं ले गई पापा को। खैर मैं कौन होती हूँ ले जाने वाली, पर मैं अकेले गई। पर जब मेरा हो गया ना, उसके बाद पापा ने मुझे बताया कि मैं क्यों बोल रहा था। पापा ने बोला मैं इसलिए बोला था अगर तेरा नहीं हुआ तो तू कैसे सह पाएगी, कोई तो होना चाहिए। तो मतलब इतना दूर का सोच रहे थे पापा, मुझे उस समय पता चला कि मतलब सही बात थी यार, मैं कैसे सहन कर पाती। पर पापा लोग की वजह से मेरा हो गया और मुझे ये सहन करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर मतलब उस समय मुझे समझ में आया कि पिताजी जो दिखाते नहीं है वो सच में कितना वो प्यार करते हैं, कितना वो समझते हैं, और कितना वो किसी बच्चे की केयर करते हैं, जो वो कभी दिखाते नहीं है। जैसे मम्मी तो दिखा देती है, तो पापा कभी दिखाते नहीं है ना, पर वो बहुत ज्यादा करते हैं। अंत में मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पितृ देवताओं और अपनी देवी भगवती का, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और जिन्होंने मेरा हर कठिनाइयों में मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे डर लगी, जब भी मैं कहीं मैंने अपने कदम पीछे किए हों, तो इनके आशीर्वाद की वजह से ही मेरे कदम आगे बढ़े हैं। और मैं चाहूँगी कि इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे इसी प्रकार बना रहे, और मैं सदैव मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करती रहूं, और जैसे जैसे लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, मैं भी और लोगों के लिए उतनी ही अच्छी बन सकूं। धन्यवाद। पापा के बाद जो मैंने दूसरे पापा बोलते हैं जिसको मैंने सर को माना है, सर हमेशा पीछे लगे रहे, नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना है, ये करना है। पहले पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अरे सर क्यों मेरे पीछे पड़ रहे कि ये करना है। नहीं, बाद में मुझे एहसास होता है कि मैं यहाँ तक पहुंची तो सर ने मुझे धक्का मार के यहाँ तक पहुंचाया है। और कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो अगर घर से दूर हूँ तो मुझे हमेशा लगता था नहीं, एक घर मेरा यहाँ है, यहाँ भाभी भी रहती थी, यहाँ मैम रहती थी, यहाँ दादी रहती थी। तो मुझे कभी भी सर की वजह से, सर के परिवार की वजह से कभी भी घर की कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। मुझे कोई शब्द ही मिल नहीं रहे। मैं सर का कभी भी मैं आभार तो खैर कर ही नहीं सकती हूँ, गुरुजी है मेरे। बस मैं चाहती हूँ कि मैं सर का हमेशा नाम रोशन करूँ और सर हमेशा गर्व से बोले कि हाँ वो मेरी एमएससी की स्टूडेंट थी और वो बहुत अच्छी है। पूर्णिता हमारी पीजी की स्टूडेंट रही है, हमारे साथ पीजी करी। इसका मैंने ये ध्यान दिया कि इसने अपने पढ़ाई में काफ़ी लगन से काम किया। उसके बाद इसने यहाँ से पीएचडी करी, लेकिन हमारा इसके साथ लगाव इतना था कि मैं चाहता था कि ये प्रशासनिक सेवाओं में जाए, लेकिन इसका मन प्रशासनिक सेवाओं में न जाके ये कई बार तो मतलब विश्वविद्यालय की सेवाओं में जाना चाहती थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से इसको सरकारी सेवाओं में जाने का मौका मिला। भगवान इसको तरक्की दे, वृद्धि करें इसके
अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये खुद इतनी समझदार है कि चीज़ों को ये अपने तरीके से भी ट्विस्ट कर लेती है, मेंटेन कर भी लेती है। थैंक यू मैम। तो आप बताइए इसके बारे में कुछ, आप कैसे गाइड किया आपने, कैसी जर्नी रही पूरी की पूरी? पुनीता जब ये आई थी, एक तो ये था कि थोड़ा सा लेट ये मुझे स्टूडेंट मिली थी, क्योंकि उसी समय कोविड शुरू हो गया था, तो उस दौरान पुनीता का जो एडवाइज़र अलॉटमेंट था वो डिले हो गया था। और पुनीता जब आई हमारे पास, तो इसका एक बैकग्राउंड तो मुझे पता था, क्योंकि इसने एमएससी हमारे ही विभाग से किया हुआ था, तो ये तो मुझे पता था कि ये बड़ी मेहनती लड़की है। और एक और फैक्टर ये था कि ये भरसार से अपनी बीएससी करके आई थी, और भरसार से मेरा भी एक जुड़ाव हमेशा से था, क्योंकि मैंने भी वहीं से अपनी शुरुआत किया था। तो ये दो कारण मुख्य थे जो पुनीता के प्रति मेरा एक बहुत ही कहना चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड था कि ये लड़की अच्छा करेगी। जब इसकी पीएचडी शुरू हुई थी, तो इसने जो पीएचडी का काम करना अपना शुरू किया था, मैंने ये इसको ऑब्जर्व किया कि पुनीता को जो काम बता दिया, तो ये नहीं मुझे करना है कि मुझे इसको उंगली पकड़ के आगे लेके जाना है। अगर इसको पता है कि एचआरसी में ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ जाके एचआरसी, मतलब जो हमारा रिसर्च स्टेशन जहाँ इसका ट्रायल लगा हुआ था, तो एचआरसी में वो जाना है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, ये चीज़ें मुझ तक नहीं पहुँचती थी। हाँ, कोई ऐसी परेशानियाँ जहाँ पे उसके द्वारा नहीं सॉल्व हो सके, तो डेफिनेटली तब एज गाइड वो मेरे पास ज़रूर आती थी कि ये इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो निरंतर मैंने एक चीज़ जो इसके में देखी, वो ये देखा कि ये हमेशा बहुत जुझारू रही, ये लगी रही, सिर्फ ना केवल अपने उसमें जो इसका थीसिस वर्क था, अगर इसका आपका कोर्स का भी आप देखिएगा, तो शी हैज़ बीन अ वंडरफुल स्टूडेंट ऑल्सो। इसका जो जीपीए है, आई थिंक इट इज़ 8.5 के ऊपर है वो इसका जीपीए, और पीएचडी में 8.5 जीपीए अचीव करना, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि एक बेहतरीन स्टूडेंट की मैं एडवाइज़र रही हूँ। और आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही मैं प्राउड फील करती हूँ इस बात पे, जब मेरी इस स्टूडेंट का पीएचडी भी हो गया पूरा, और साथ ही साथ इसने जो है पीसीएस में इतनी अच्छी रैंक हासिल करके आज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर के पद पे शी इज़ गोइंग टू जॉइन। दैट मेक्स मी एक्सट्रीमली प्राउड। सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि सर इतने, मतलब कभी जाने में भी डर नहीं लगता था सर के हेड ऑफ, मतलब कैबिन में कभी भी हमेशा ऐसा लगा कि घर का कोई मेंबर है, कोई भी दिक्कत हो मुझे को नहीं, मेरे सारे डिपार्टमेंट के सारे बच्चों को ये पता है कि कोई भी दिक्कत हो हम सर के सामने जाके सीधे बेझिझक बोल सकते हैं, और सर बिल्कुल उसको ऐसे एज अ गार्जियन सुनते भी है। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं जब परेशान होती थी तो सर पूछते थे बीच बीच में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सर मेरा मनोबल बढ़ाते थे। तो उस सब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, पर सर हम मेरे ही नहीं, सर सबकी बहुत मदद करते हैं, और सर ने मेरी इस पूरे जर्नी में सर ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। थैंक यू सर। भाई पूर्णिता के लिए बहुत बहुत बधाई, और ये पूर्णिता के लिए नहीं, हमारे पूरे विभाग के लिए, पंतनगर विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के लिए, कि एक हमारी स्टूडेंट जो है पीएचडी के साथ साथ जो है उसने जो है उत्तराखंड पीसीएस में उसने जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पद पर उसने सफलता प्राप्त की है। और ये उसके मेहनत और लगन का ही जो है ना एक नतीजा है, परिणाम है। उसने जो है ये दोनों काम एक साथ किए, और मैं उसके साथ उसके पिताजी, माँ जी, जिनके पूरे सहयोग से बहुत बहुत बधाई सबके लिए। और मेरी आशा है, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो अच्छा काम करेगी, और भविष्य में समस्त शुभकामनाओं के साथ जो है पुनीता को एक बार जो है बहुत बहुत बधाई। हाँ, पुनीता बहुत मेहनती लड़की है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि इंसान छोड़ दे बीच में, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, वो अपने काम को करती रही और करती रही। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे अभी मेरी पीएचडी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को इसको देख के पता चल जाए कि आप करते रहो तो आपको गोल जरूर अचीव होगा।